हाय गाइस। आज वुड पैनल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से इसमें प्लेयर्स हैं। वैसे मैं अभी सिर्फ दो ही कंपनीज़ को कंपेयर करूंगा बिकॉज एक वीडियो में अभी मैं दो से ज़्यादा कंपनीज़ को डिस्कस करना बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक है, तो वुड पैनल इंडस्ट्री को समझेंगे, उसमें से भी एक पर्टिकुलर चीज़ को समझेंगे। पहले देखते हैं वुड पैनल इंडस्ट्री में आता क्या क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। तो सबसे आपका जो मेजर सेगमेंट है वो प्लाईवुड का है, फिर आपका एमडीएफ आ गया, फिर आपके लेमिनेट्स आ गए और आपके पार्टिकल बोर्ड्स आ गए। ये चारों चीज़ें। अब इसमें फ़र्क बहुत कम टाइम में इसका थोड़ा थोड़ा फ़र्क समझ लेते हैं। इन चारों प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो प्रोडक्ट्स जो आपका प्लाईवुड है, तो ये सबसे पहला प्रोडक्ट है प्लाईवुड की। आप देखेंगे, आपने देखा होगा एक मोस्टली गांव में आपने देखा होगा जो एक मेटल फ्रेम होता है, उसके ऊपर एक प्लाईवुड का गत्ता लगाते हैं और फिर उसको बेड की तरह ट्रीट करते हैं। तो वो बेसिक प्लाईवुड आपने मूवीज़ में देखा होगा बहुत सारा। अगर आप गांव के एनवायरनमेंट से ज़्यादा फेमिलियर नहीं है तो वो प्लाईवुड होता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स होती हैं और उसको एडहेसिव से एक मशीन से कंप्रेस किया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। तो प्लाईवुड बेसिकली आपका वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग फर्नीचर आपको चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, जहाँ पे आपको किसी भी फर्नीचर की, चाहे आप बेडिंग बनाएं, चाहे आप वार्डरोब्स बनाएं, आपका सोफ़ा बनाएं। तो इसका लेकिन एक डिसएडवांटेज ये होता है प्लाईवुड का कि ये बेंड हो जाता है, इसकी बेंडिंग टेंडेंसी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एमडीएफ का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। सपोज़ अब आप कैबिनेट का ड्रॉर बना रहे हो तो उसमें प्लाईवुड का आप गत्ता नहीं, प्लाईवुड का एक शीट नहीं लगा सकते हैं, एक पैनल प्लाईवुड का नहीं लगा सकते बिकॉज वो झूल जाएगा। इतना हैवी होता है प्लाईवुड, आपने देखा ही होगा। किसी भी लोकल कारपेंटर शॉप पे चले जाओ या फिर कोई भी डीलर है, रुशील डेकोर का हो या ग्रीन पैनल का हो, सेंचुरी का हो, तो उससे आप प्लाईवुड देखेंगे तो वो हैवी होता है, उससे आप डोर्स नहीं बना सकते हो। तो वहाँ पे आपका यूज़ होता है एमडीएफ। अब एमडीएफ क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है ये। तो ये ऑब्वियसली फाइबर से बनता है। उसको मतलब ये थोड़ा सा इसकी क्वालिटी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। आपके कैबिनेट्स बन जाते हैं, ड्रॉर्स बन जाते हैं, उनका दरवाज़ा बन जाता है आपका। तो एमडीएफ यहाँ पे आपका यूज़ हो जाता है। अब एमडीएफ और प्लाईवुड का मेन सिनेरियो क्या है। लेमिनेट्स आपको पता होगा, जो सनमाइका वगैरह हो गई, और अब तो बहुत सारी ग्लॉसी लेमिनेट्स भी आने लगी, एक्रेलिक वाली लेमिनेट्स जिसे हम कहते हैं। तो ये सब बेसिक प्रोडक्ट्स आते हैं वुड पैनल इंडस्ट्री में, और पार्टिकल बोर्ड चौथा प्रोडक्ट आता है। तो अभी हम सिर्फ मेजरली एमडीएफ के ऊपर फोकस करेंगे, और दो मेजर प्लेयर्स जिसमें रुशील डेकोर और ग्रीन पैनल। सेंचुरी भी है और एक्शन भी है, इसको हम आगे जाके डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम दोनों को ही करते हैं, राइट। तो एमडीएफ आपका पहले तो मोस्टली इंटीरियर ग्रेड का बनता था, क्योंकि पानी में ये ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाता है और ख़राब हो जाता है पानी में। लेकिन अब तो एचडीएफ भी आ गया, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड, वो तो एक्सटीरियर ग्रेड है, एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी हो गया वो। तो देखते हैं कि किस तरीके से दोनों इंडस्ट्रीज़ ने परफॉर्म किया है और पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री सिनेरियो क्या है एमडीएफ को लेके। सबसे पहले ग्रीन पैनल की बात करते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं, रिज़ल्ट बहुत ही बुरा रहा है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ का इस क्वार्टर में। और अगर रुशील डेकोर से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली रुशील का तो काफ़ी, गिवन द करंट सर्कमस्टेंसेज, करंट सिचुएशन एंड करंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रिलेटेड टू एमडीएफ, रुशील डेकोर का फिर भी काफ़ी सही रिजल्ट रहा है। तो पहले हम ग्रॉस मार्जिन की बात करते हैं। अभी मैं ग्रीन पैनल का डिस्कस करूँगा, साइड बाय साइड आपका रुशील का भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ग्रॉस मार्जिन की बात करूँ तो लास्ट ईयर मैं कंपेयर करूँ फर्स्ट क्वार्टर में, तो ग्रीन पैनल का ग्रॉस मार्जिन हुआ करता था 58% का, और अभी ग्रीन पैनल का ग्रॉस मार्जिन कहाँ पे आ गया, 51% पे। अब ये हुआ क्यों है, तो रीज़न से पहले हम समझते हैं ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, क्योंकि अगर ग्रॉस मार्जिन आपको नहीं पता है तो फिर आगे रीजनिंग में भी दे दूंगा तब भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो ग्रॉस मार्जिन हम देख लेते हैं। सपोज़ आपने 1000 रुपये की सेल करी है, ठीक है, इसको और छोटा लेते हैं, आपने 100 रुपये की सेल करी है, लेकिन आपने लेट्स सपोज, चलो एमडीएफ का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपने वुड मंगाया, उसके लिए डायरेक्ट कॉस्ट आपकी एमडीएफ को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लगी है, जो डायरेक्ट रिलेटेड है आपकी प्रोडक्शन से। मार्केटिंग कॉस्ट इसमें नहीं आएगी, अदर ऑपरेशनल कॉस्ट इसमें नहीं आएगी, अदर देन द कॉस्ट रिलेटेड टू योर लेबर विच इज़ डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग द एमडीएफ। तो एमडीएफ की डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या हो गई, उसका रॉ मटेरियल, टिम्बर, वुड प्राइसेस, उसमें वो अकाउंट होंगे,
आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी लगी है, आपका जो डायरेक्ट लेबर लगा है, उसमें लेबर बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ मार्केटिंग में होते हैं, कुछ सेल्स में होते हैं, कुछ किसी और डिपार्टमेंट में होते हैं, टेक में होते हैं, बैक एंड में होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको इक्विपमेंट में, मशीन में दबा दबा के आपका प्लाईवुड बना रहे हैं, एमडीएफ बना रहे हैं। तो कुछ एम्प्लॉयज़ जो डायरेक्टली रिलेट आपका प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उनकी कॉस्ट जब आप इंक्लूड करेंगे तो आपका डायरेक्ट कॉस्ट आती हैं। तो जब आप रेवेन्यू में से, सपोज़ आपने 100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया है इस महीने में, और आपका डायरेक्ट वो एमडीएफ बनाने में 40 रुपये आपका लग गया है, सारी कॉस्ट, रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मिला के आपका 40 रुपये लग गया, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचा? 100 माइनस 40 का कॉस्ट, आपका 60 बचा ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका ग्रॉस मार्जिन कितना हुआ यहाँ पे? 60%। 100 में से 60 बच गया आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट को हटा के, तो आपका बचा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को अगर रिलेट करेंगे रेवेन्यू से इन परसेंटेज टर्म्स, आपका कितना? 60% मार्जिन। तो पहले 58% हुआ करता था ग्रीन पैनल का, अब 51% हो गया। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन हैज़ गॉन अप। अब वो क्यों गॉन अप हुई है? बिकॉज आपके वुड के प्राइसेस बढ़ गए हैं। कंपनी का कहना ये है ग्रीन पैनल का, एंड इंटरेस्टिंगली रुशील का ये कहना नहीं है। ग्रीन पैनल का ये कहना है कि हमारी वुड प्राइसेस 30% बढ़ी हैं ईयर ऑन ईयर, और 7-8% बढ़ गई हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब ये वुड प्राइसेस बढ़ी क्यों हैं? वुड प्राइसेस इसीलिए बढ़ी है, सपोज़ आज मैंने टिम्बर का कोई प्लांटेशन किया है बहुत लार्ज स्केल पे, तो अब ऐसा तो नहीं है 6 महीने 1 साल में वो मुझे टिम्बर जनरेट हो जाएगा मेरे लिए, वो ग्रो हो जाएगा इतना। तो उसको 2-3 साल लगता है ऑब्वियसली एक प्लांट को ग्रो करने में, उस प्लांटेशन को कल्टिवेट करने में फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़। तो जब कोविड का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे प्लांटेशन कम हुई, एंड पर्सनली अब मुझे दोनों कंपनीज़ को देख के ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ में बहुत कम प्लांटेशन हुई है, क्योंकि ग्रीन पैनल का एक एमडीएफ का प्लांट उत्तराखंड में है, एक एमडीएफ का प्लांट आंध्र प्रदेश में है। तो कंपनी का ये कहना है नॉर्थ में तो प्राइसेस बढ़ गए हैं डेफिनेटली ज़्यादा, इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि एज आई सेड कोविड में प्लांटेशन नहीं हुई टिम्बर की उस स्केल पे, तो अभी टिम्बर का सप्लाई शॉर्ट है, कम चल रहा है। अब जब सप्लाई शॉर्ट होती है आपको पता है डिमांड बढ़ी हुई है, बिकॉज एमडीएफ का जो डोमेस्टिक वॉल्यूम है, डोमेस्टिक जो डिमांड है एमडीएफ की, वो 15-20% से बढ़ ही रही है। और जब वुड के प्राइसेस आपके बढ़ गए हैं बिकॉज टिम्बर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस वजह से ग्रॉस प्रॉफिट पे आपका, ग्रॉस मार्जिन पे भी आपका हिट आ गया है। और आपको कैसे पता चलता है किसी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा प्राइसिंग पावर है? जिस कंपनी के पास जितना ज़्यादा ग्रॉस मार्जिन होगा ना, उसके पास उतनी प्राइसिंग पावर होती है। सपोज 3-4 कंपनीज़ हैं एक इंडस्ट्री में, सेम इंडस्ट्री है, सेम बिजनेस मॉडल है, सेम तरीके का प्रोडक्ट बनाती हैं। चाहे आप स्टील ले लो, JSW स्टील ले लो, आप टाटा स्टील ले लो, सेल ले लो, जिस कंपनी का ग्रॉस मार्जिन सबसे ज़्यादा होगा उसको उतना ही बेनिफिट होगा आगे अपनी कॉस्ट को कम करने में और अपने प्रोडक्ट को उतना ही कॉम्पिटिटिव बनाने में, विच मीन्स कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। तो कंपनी का तो 7% से ग्रॉस मार्जिन कम हो गया, विच मीन्स कंपनी की प्राइसिंग पावर भी चली गई है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम बात करते हैं एबिटा मार्जिन की। अब ग्रॉस में और एबिटा में क्या फ़र्क होता है? ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन में क्या फ़र्क होता है? ग्रॉस में तो हम डायरेक्ट कॉस्ट को हमने निकाल दिया। अब बहुत सारी कॉस्ट होती हैं जो ओवरहेड कॉस्ट होती हैं, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। एज आई सेड मार्केटिंग कॉस्ट आपकी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी, लॉजिस्टिक कॉस्ट जिसमें आ गई। तो वो सब कॉस्ट को जब हम अकाउंट करते हैं तब आपका आता है एबिटा। अब एबिटा आपका कितना डिक्लाइन हुआ है? 18.7% था लास्ट ईयर, अभी बच गया है 10.9%। ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट फ्रॉम द एमडीएफ सेगमेंट, बिकॉज इसका ऑब्वियसली प्लाईवुड सेगमेंट भी है ग्रीन पैनल का, तो 10.9 बच गया है इस बारी इसका सिर्फ एबिटा मार्जिन। तो आप देखो कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया इस क्वार्टर में कंपेयर टू YOY, और QOQ में भी इसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट है। एबिट मार्जिन अगर हम देखें तो इसमें ऑब्वियसली आपका D और A भी इंक्लूडेड है, विच इज़ डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसमें एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं होता है, लेकिन फिर भी एबिट मार्जिन हम इसका देखें तो 14 से 5 के अराउंड आ गया, 5.7 के। नेट मार्जिन हम देखें जो एक्चुअल प्रॉफिट बचता है, ये सब इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सब अकाउंट करके जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है कंपनी के पास, उसका मार्जिन देखते हैं कितना आया है। 9.7 था लास्ट ईयर, इस साल है 4.3, तो और मतलब हाफ से भी कम आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया है। ग्रीन पैनल के लिए आई डोंट थिंक एनीथिंग इज़ गोइंग राइट इन दिस फॉर दिस कंपनी। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट
अब मैं सिर्फ ग्रीन पैनल का MDF का सेगमेंट की बात करता हूँ, राइट। तो डोमेस्टिक वॉल्यूम भले ही इस क्वार्टर में MDF ने 10% से YOY इंक्रीज़ किया है, लेकिन जो उसका एक्सपोर्ट वॉल्यूम है वो 21% से YOY डिक्लाइन किया है, बिकॉज कंपनी को ढंग का मार्जिन, ढंग का जो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर नहीं हो पा रही है। बहुत सारे जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ऐसे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी नहीं करेगी। तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में भी 70 समथिंग % का डिक्लाइन किया था YOY, अगर Q4 को Q4 से कंपेयर करें तो एक्सपोर्ट में, बिकॉज रियलाइजेशन मिल ही नहीं रहा है कंपनी को ढंग का। एबिटा मार्जिन कंपनी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो कॉन्शियसली एक्सपोर्ट्स को डिक्लाइन कर दिया है कंपनी ने। इट्स अ कॉन्शियस स्ट्रेटेजी फ्रॉम द पार्ट ऑफ द कंपनी। लेकिन दूसरा अच्छा चीज़ इस इंडस्ट्री में फ़िलहाल ये हो रहा है कि इंपोर्ट, जैसे अब सपोज कंपनी के लिए एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है, बिकॉज नॉट जस्ट द फ्रेट कॉस्ट हैव रिजन अप, बट देर इज़ अ कंटेनर अनअवेलेबिलिटी। और मैंने पिछली वीडियोस में जब मैंने इंडो काउंट को डिस्कस किया था डिटेल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे भी मैंने बताया कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स हैं। एक बार आपको कंटेनर मिल भी जाए तो आप जो हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो एंड कस्टमर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, पर जब आपके पास कंटेनर्स ही नहीं है तो आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम एक्सपोर्ट के साइड है, तो ऑब्वियसली जो दूसरी कंट्रीज़ इंडिया पे एक्सपोर्ट कर रही थी, मोस्टली ईस्ट एशियन नेशंस लाइक योर थाईलैंड एंड वियतनाम, यहाँ से बहुत सारा MDF इंपोर्ट होता था पहले, बहुत ज़्यादा, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो, क्योंकि सप्लाई बढ़ा दे रहा था इंपोर्ट का। और मोस्टली जो इंपोर्ट बाहर से आता है वो OEMs लेते हैं, जो आपके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, फर्नीचर्स एंड बेड एंड ऑल बनाते हैं, चाहे रेजिडेंशियल के लिए बनाए चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए बनाए। तो इंपोर्ट्स में भी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा बैलेंस सिचुएशन है फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, नॉट जस्ट फॉर दिस कंपनी, बिकॉज अगर एक्सपोर्ट आपके महंगे हुए हैं तो दूसरी कंपनी से भी जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वियतनाम से, थाईलैंड से MDF जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी महंगा हुआ है। तो इस बारी सिर्फ 20% ही इंपोर्ट हुआ है एज़ कम्पेयर टू Q4। लास्ट क्वार्टर में जितना भी इंपोर्ट हुआ था उसका बस 20% इंपोर्ट हुआ है इस क्वार्टर में, तो सप्लाई थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन इसके अगेंस्ट एक और नेगेटिव पॉइंट है कि पिछले 1-2 साल में MDF की डोमेस्टिक सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि even though the demand for MDF domestically is increasing at 50 to 20%, which is a huge ballpark। इतना रेट से कोई डिमांड अगर किसी प्रोडक्ट का, बिल्डिंग मटेरियल का आपका हो रहा है, तो मतलब वो एक बहुत अच्छा स्पेस में है वो इंडस्ट्री, वो कंपनीज बहुत अच्छे स्पेस में है। लेकिन इसके बावजूद डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। उसका मैं एक आपको फिगर देता हूँ। कंपनी ने बताया था 4 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का कैपेसिटी है अभी, करंट कैपेसिटी इंडिया में MDF प्रोडक्शन की, लेकिन डिमांड है आपकी 2.6 मिलियन CBM की, क्यूबिक मीटर्स की। तो आप देखो डिमांड मतलब बहुत ज़्यादा है, तो आपको ऑब्वियसली सप्लाई बाहर करना पड़ेगा इसको, या फिर आपको प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी अपने वॉल्यूम्स को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है। इस कंपनी का रिजल्ट में कुछ भी अच्छा नहीं है, नथिंग एट ऑल। इसका मार्जिन्स गया, इसका रियलाइजेशन चले गए। प्लाईवुड की सेल्स की अगर मैं बात करूँ, इसका छोटा सा कंपोनेंट इस ग्रीन पैनल का प्लाईवुड सेल से भी आता है, वो 28% डिक्लाइन कर गया YOY उसकी सेल्स का। वॉल्यूम भी 22% डिक्लाइन किया है, रियलाइजेशन भी 6.7% डिक्लाइन किया है। हॉरिबल रिजल्ट फॉर द कंपनी। बाकी कंपनी का क्या कहना है कि नेक्स्ट जून 2025 से हमारी सप्लाई स्टेबल हो जाएगी। जो टिम्बर हमने अभी पिछले 1-2 साल में प्लांट किए हैं, 2-3 साल में प्लांट किए हैं कोविड के बाद, वो अब रेडी हो जाएंगे नेक्स्ट साल सप्लाई आने के लिए। तो अभी कंपनी को ये लग रहा है कि मोर और लेस टिम्बर कॉस्ट फिक्स हो चुकी हैं, स्टेबल हो चुकी हैं एट द हायर एंड। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती, ऐसा कंपनी को लग रहा है। इट डजेंट नेसेसरीली मीन दैट इट वुड बी द केस। तो कंपनी इसको ओवरकम करने के लिए क्या कर रही है, चीपर सोर्सेज ऑफ टिम्बर और चीपर ग्रेड ऑफ टिम्बर को एक्वायर कर रही है, उसको ला रही है अपने रॉ मटेरियल में, ताकि ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल उनका कम हो जाए। अब कितना इफेक्टिव है वो आगे पता चलेगा, बट सीरियसली आई डोंट सी एनीथिंग रिलेटेड टू द रिजल्ट्स दैट आर गुड। बट चलो गाइडेंस की बात कर लेते हैं फाइनली। इस कंपनी की गाइडेंस क्या कह रही है कंपनी, इस बारी कंपनी का मार्जिन एज आई सेड 12% था ऑन द MDF सेगमेंट, लेकिन अभी वो कह रही है कि हम 16% का मार्जिन इस साल FY25 में मेंटेन रखेंगे, बिकॉज Q1 हमारा सबसे बेकार था, Q2, Q3, Q4 हमारा बेटर होने वाला है इससे। और अगर वॉल्यूम की मैं बात करूं पर्टिकुलरली MDF में, तो मैंने आपको बताया डोमेस्टिक इस बारी डिक्लाइन किया है ओवरऑल MDF वॉल्यूम, लेकिन ओवरऑल बाकी 3 क्वार्टर्स में कंपनी कह रही है हम 15% का ग्रोथ करेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ। आई रियली डोंट नो हाउ
ऑब्वियसली सिचुएशन यहाँ से कंपनी कह रही है इम्प्रूव होगा, बट वी हैव टू ट्रैक दिस वेरी क्लोजली बिकॉज गाइडेंस अभी भी कंपनी का बहुत हायर साइड में है एज कम्पेयर टू द रिजल्ट्स दैट इट हैज़ डिलीवर्ड ऑन द Q1। तो ये था इसके बारे में, मतलब कुछ अच्छा नहीं है अगर आप इन्वेस्ट करने का भी सोच रहे हैं तो पर्सनली मतलब आई वोंट से, आई वोंट रिकमेंड, आई वोंट एडवाइस यू, बट मैं आपकी जगह होता तो अभी मैं वेट करता ग्रीन पैनल का नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के लिए और उनकी कमेंट्री सुनता कि किस तरीके से वो देख रहे हैं, उनको प्राइसिंग में कोई रिलीफ मिला है या नहीं। बिकॉज ग्रीन पैनल क्या है, अब मार्केट लीडर है एमडीएफ में, अगर और कॉम्पिटिटर्स अपना प्राइसिंग कम करेंगे जिन्होंने किया है, बिकॉज रुशील का भी एबिटा मार्जिन में हिट आया है तो ऑब्वियसली उसने प्राइसिंग कम करी होगी, इसीलिए उनके वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं। तो ग्रीन पैनल को भी उसने ऑलरेडी प्राइस कट किया है, बट अभी वो सोच नहीं रहे हैं प्राइस कट का, लेकिन कॉम्पिटिटर करेगा तो इनको भी करना पड़ेगा। तो बहुत सारी मूविंग वेरिएबल्स हैं, मैं पर्सनली अभी इसमें इन्वेस्ट करने का सोच भी नहीं सकता हूँ, राइट। अब मैं बात करता हूँ आपका रुशील डेकोर का, तो इसको कंपेयर करेंगे ग्रीन पैनल के साथ। तो रुशील डेकोर का मैंने आपको बताया एबिटा मार्जिन, अगर मैं पूरे कंपनी की बात करूं, नॉट जस्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेगमेंट, तो पूरे कंपनी की जब मैं बात करूं तो एबिटा मार्जिन मैंने आपको क्या बताया था, ग्रीन पैनल का 10.9, रुशील डेकोर का एबिटा मार्जिन है 11.4, समवट बेटर देन ग्रीन पैनल, बट पहले से थोड़ा कम है, पहले इसका मार्जिन भी ज़्यादा हुआ करता था रुशील डेकोर का। पैट मार्जिन रुशील डेकोर का 5.5 है और ग्रीन पैनल का कितना था 4.3, ऑब्वियसली बेटर देन ग्रीन पैनल, रुशील डेकोर। आई मीन दोनों सेम इंडस्ट्री में, बट फिर भी रुशील डेकोर, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, आई एम नॉट सेइंग रुशील डेकोर का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया है, आउट ऑफ द बॉक्स आया है, नथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर मैं दोनों को, सिर्फ इस दुनिया में अगर दो ही कंपनीज हैं और मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ग्रीन पैनल और रुशील डेकोर, तो रुशील डेकोर हैज़ डन मच बेटर, क्योंकि जो सारी प्रॉब्लम्स ग्रीन पैनल फेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली एट एन इंडस्ट्री लेवल रुशील डेकोर इज ऑल्सो फेसिंग दोज प्रॉब्लम्स, बट इट इज़ स्टिल एबल टू डिलीवर सम गुड रिजल्ट्स। ठीक है, अब एमडीएफ बोर्ड की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो ग्रीन पैनल था उसका, एक सेकेंड, उसका डिक्लाइन हुआ था, एक सेकेंड, सेल्स का डिक्लाइन, एमडीएफ की मैं पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, सेल्स का डिक्लाइन हुआ था 2.5% का, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, वॉल्यूम तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ था एमडीएफ में ग्रीन पैनल का, लेकिन अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो 2.5% से डिक्लाइन हुआ था इस क्वार्टर में वाई। लेकिन अगर मैं रुशील डेकोर की वहाँ पे बात करूँ तो उसका रेवेन्यू 15.3% से बढ़ा है वाई। तो ऑब्वियसली रुशील डेकोर कुछ बढ़िया कर रहा है, कोई स्ट्रैटेजी अच्छी कर रहा है जो वो ओवरकम कर पाया रिजल्ट्स को। बाकी एबिटा पर्टिकुलरली फ्रॉम एमडीएफ सेगमेंट 12.4 है और मोर और लेस इसका सिमिलर है ग्रीन पैनल के साथ। लेकिन ग्रीन पैनल का मार्जिन अगर मैं बोलूँ गाइडेंस वो 16% का दिया है, लेकिन रुशील डेकोर ने एमडीएफ में मार्जिन 14 से 15% का ही दिया है। तो वो आगे जाके देखना पड़ेगा। एक कंपनी जो बकवास रिजल्ट पोस्ट कर रही है वो गाइडेंस में रुशील से ज़्यादा गाइडेंस दे रही है, पर्टिकुलरली एबिटा मार्जिन पे। आई डोंट नो हाउ, बट वी विल हैव टू सी ऑफ कोर्स। तो आई थिंक मैंने दोनों के रिजल्ट में सब कुछ डिस्कस कर दिया है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आई हैं। अब मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ रुशील डेकोर ने इस बारी कॉन कॉल में क्या क्या बोला है, ठीक है। एंड एज यू गाइज मस्ट बी अवेयर कि रुशील डेकोर का दूसरा एक, आई वोंट से सिग्निफिकेंट, बट हाँ ठीक ठाक एक सेगमेंट आता है लेमिनेट से भी, और Q3 में उनका एक और लेमिनेट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑपरेशनलाइज होने वाला है। उसमें वो जंबो लेमिनेट्स बनाने वाले हैं। जंबो लेमिनेट्स क्यों बना रहे हैं, उसका इंडिया में इतना ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है, उसका डिमांड है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बिकॉज अभी कंपनी पर्टिकुलरली अमेरिका में इतना फोकस नहीं करती है। थोड़ा बहुत एक्सपोजर है बट ज़्यादा नहीं। तो कंपनी का ये कहना है कि जंबो लैमिनेट्स जब हम बनाएंगे तो उसमें एक तो एबिटा मार्जिन्स का इम्प्रूव होगा और हमारे लिए एक स्पेस ओपन होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अभी करंट मार्जिन्स लेमिनेट्स के डिवीज़न की बात करूँ तो 9% का है, और इस साल ही कंपनी कह रही है आफ्टर द Q3 व्हेन द जंबो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेमिनेट्स गोज़ लाइव, उसके बाद हमारा 13 से 15% का मार्जिन इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। अब कंपनी का मैं बताता हूँ एक्सपोर्ट क्यों अच्छा कर रहा है। एक मैंने ग्रीन पैनल का बताया, एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही ज़्यादा सबड्यूड है, एकदम परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। ऑन द अदर हैंड रुशील डेकोर का कैसे कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैंने रुशील डेकोर की जो कॉन कॉल सुनी, इट वाज हार्डली 44 मिनट्स, मतलब, और मैनेजमेंट को भी जब उसको आंसर करना होता है तो वो बिल्कुल
पॉइंट टू पॉइंट आंसर करता है, एक्सप्लेन नहीं करना चाहता है, पता नहीं उसको। उनको क्वेश्चन पूछा एनालिस्ट ने कि आपको और इंडस्ट्री में पूरे और कंपनीज लाइक ग्रीन पैनल आर सेइंग कि कंटेनर कॉस्ट बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, वो बढ़ गया है, तो आप कैसे इसको कर रहे हैं, थोड़ा सा आंसर देगा, बिल्कुल डिटेल में जाएगा ही नहीं, पता नहीं क्यों। मतलब वन ऑफ द वर्स्ट कॉन कॉल्स आई हैव एवर हर्ड इन, नॉट एवर हर्ड बट काफ़ी टाइम से इतना बुरा कॉन कॉल मैंने नहीं सुना है। बिल्कुल कोई इंसाइट्स नहीं देता है आके, पहले तो देता था, इस बार ही पता नहीं क्या किया है। तो कंपनी का ये कहना है कि हम जैसे दुबई में MDF एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 20% ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ भी गया है, तो हम सीधा सीधा कॉस्ट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो एंड कस्टमर है, तो हम पे कुछ नहीं आ रहा है, हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। दूसरा क्या है, इनका जो EPCG एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, क्योंकि इन्होंने अपने आंध्र प्रदेश में जब MDF का प्लांट बनाया था, तो जो इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट किया था वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट में था। और EPCG में होता भी यही है कि या तो आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करवाते हो उसको, और या फिर आप कम कस्टम ड्यूटी देके आप मशीनरी इंपोर्ट कराते हो, लेकिन आपको बदले में कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ जाती है कि आपको इतना सर्टेन प्रोडक्शन एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा, बिकॉज आपने ड्यूटी फ्री इक्विपमेंट का इंपोर्ट किया है। तो इस कंपनी का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ख़त्म हो चुका है, इसने सारा जितना भी एक्सपोर्ट इसने करना था अंडर द EPCG फ्रेमवर्क, तो वो ये कर चुकी है। तो इसके बाद कंपनी का ये कहना है, क्योंकि हम अपना EPCG में कर चुके हैं, पूरा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हमारा ख़त्म हो गया है, तो अब हम वी आर नॉट जस्ट डूइंग एक्सपोर्ट्स फॉर द सेक ऑफ एक्सपोर्ट्स। हम क्या कर रहे हैं, जब हमको कोई अच्छी डील मिल रही है एक्सपोर्ट में, जहाँ पे हमारा एबिटा मार्जिन, हमें अपने मनपसंद एबिटा मार्जिन जब मिल रहे हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में, तभी हम डिलीवर कर रहे हैं। तो मे बी एक यही रीज़न, मे बी क्या यही रीज़न है जिस वजह से इसका एक्सपोर्ट ऑर्डर काफ़ी, एक्सपोर्ट जो वॉल्यूम्स है वो काफ़ी इंप्रूव किए हैं YOY भी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ऑब्वियसली थोड़ा कम है, बट स्टिल मच बेटर देन ग्रीन पैनल, दैट आई कैन से। कंपनी का कहना यह है कि वी डोंट सी एनी थ्रेट फ्रॉम द न्यू कंपटीशन और न्यू कैपेसिटी इज़ गोइंग अप, बट आई डोंट सी हाउ, बिकॉज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा आ गई है MDF में। और दूसरा प्रॉब्लम MDF का ये होता है, MDF प्रोडक्शन में, जैसे आप स्टील बनाते हो, तो सपोज़ आपका प्लांट आज ऑपरेशनलाइज हुआ है, ठीक है, तो उसमें बहुत स्लो प्रोग्रेस करता है वो। आज थोड़ा क्वांटिटी में स्टील बनाएगा, थोड़ा मिलियन टन्स में बनाएगा, फिर धीरे 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 उसको ढंग से ऑपरेशनलाइज होने में महीने महीने लग जाते हैं। कभी एक ब्लास्ट फर्नेस बंद रहता है, कभी किसी ब्लास्ट फर्नेस की रीलाइनिंग होती है, कभी किसी की रीस्ट्रक्चरिंग होती है। MDF प्लांट में क्या है, अगर आपने आज आपकी कैपेसिटी लाइव हो गई, आपने प्रोडक्शन शुरू किया, तो विद इन 1 मंथ आप उसको मन चाहा स्केल कर सकते हो। और दूसरा MDF में ये होता है, जब आपने और इंडस्ट्रीज में सुना होगा कि आपने सपोज़ कोई इक्विपमेंट आप बना रहे हो, कोई मशीनरी आप बना रहे हो, तो जब आपका प्लांट 70-75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे पहुंच जाता है, तो कंपनीज यूजुअली केपेक्स का प्लान करना शुरू कर देती हैं कि ओके, इस प्लांट से तो हमने इस प्लांट का तेल निकाल दिया है, निकालने वाले हैं 80-85 पे तो निकल ही जाता है तेल। लेकिन MDF के केस में क्या होता है, कंपनी ने पिछले क्वार्टर्स में जो ये क्वार्टर गया है, इसमें से आई थिंक जून एक महीने में, किसी पर्टिकुलर एक महीने में 126% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया है। मीन्स मैंने बहुत रेयर कभी ऐसा सुना है कि 85-90% जाती है कंपनी, उसके बाद तेल निकल जाता है मशीनरी का, एसेट्स का। कंपनी 100 से ऊपर तो गई, 126% का MDF प्रोडक्शन किया है, विच इज़, तो आप सोच सकते हो कि MDF वाली इंडस्ट्री में कैपेसिटी को एक्सपेंड करना और अपनी मतलब नॉर्मल यूटिलाइजेशन लेवल से ज़्यादा जाना, 100% से ऊपर जाना भी इज़ नॉर्मल। तो सोच सकते हो सप्लाई पे कितना प्रेशर है। एंड एट दिस पॉइंट और गिवन द सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, कंपनी आके कह रही है कि वी डोंट सी एनी थ्रेट फ्रॉम न्यू कैपेसिटीज़, विच आई डोंट सी हाउ, बट कंपनी ने कहा है, मैंने आपको बता दिया। और यस, मैंने आपको कहा था कि जो ग्रीन पैनल है वो कह रही है कि हमारे 7-8% से टिम्बर कॉस्ट बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो ये कंपनी कह रही है कि हमने सिर्फ 1 और 2% का इम्पैक्ट देखा है टिम्बर कॉस्ट में। आई रियली डोंट नो हाउ। इसका एक रीज़न यही हो सकता है कि रुशील डेकोर के दोनों MDF के प्लांट्स साउथ में बेस्ड हैं, एक कर्नाटका में है, एक आंध्र प्रदेश में है, दोनों एडजेसेंट स्टेट्स में। लेकिन ग्रीन पैनल का एक उत्तराखंड में है, एक आंध्र प्रदेश में है, तो मे बी सोर्सिंग डिफरेंस है, इसीलिए उनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 7% का इंक्रीज़ हुआ है और इनको नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली मैंने दोनों के रिजल्ट्स कंपेयर कर ही दिए हैं, कुछ आई डोंट थिंक कुछ बचा है इन दोनों में। तो
दोनों कंपनी का कहना ये है कि हम इस साल तो ये 45-50% के इस क्वार्टर में 45% वैप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जिसमें ये हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड जैसे मैंने बताया, एक्सटीरियर ग्रेड लेमिनेट्स, एक्सटीरियर ग्रेड प्लाईवुड, ये सब ये बनाते हैं। वैप प्रोडक्ट और नॉर्मल प्रोडक्ट्स में फ़र्क ये होता है रियलाइजेशन का। आपको नॉर्मली वैप प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें 37,000 तक का रियलाइजेशन चला जाता है, मतलब इतना पैसा आपको मिलता है CBM का। लेकिन अगर आप नॉर्मल देखें, जो बेसिक कमोडिटी वाला प्रोडक्ट है जिसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, जो नॉर्मल MDF हो गया, नॉर्मल प्लाईवुड हो गया, उसमें आपको 22, 23, 26 इस तरीके का जाता है। तो आप देखें कितना फ़र्क है। तो इसीलिए कंपनीज कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ देयर वॉल्यूम गोज़ इनटू वैल्यू एडिशन। तो इस साल ये कह रहे हैं 1-2 साल में 60 to 65% हम 45 से बढ़ के 60 to 65% हम वैप करेंगे MDF में पर्टिकुलरली। तो वो एक थोड़ा अच्छा हो सकता है। बट दोनों में से ऑब्वियसली रुशील का अच्छा है, बट पर्सनली मुझे अभी दोनों सेक्टर में, दोनों कंपनीज़ में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि सेक्टर में हेडविंड्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर किसी और कंपनी ने अनाउंस किया कि मैं भी सप्लाई बढ़ाने वाला हूँ MDF की, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और भले ही एक MDF का ट्रेंड ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो 80% वहाँ MDF यूज़ होता है, 20% प्लाईवुड। इंडिया में एकदम उल्टा है, 22% MDF यूज़ होता है और बाकी आपका 78 to 80% प्लाईवुड यूज़ होता है। और ये ट्रेंड चेंज हो रहा है इंडिया में, इसीलिए आप देखेंगे MDF की डिमांड 15 to 20% है। मैंने बोला ना, किसी भी बिल्डिंग मटेरियल की डिमांड 15 to 20% कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, विच इट इज़ अ वेरी गुड साइन। बट सिंस सप्लाई इतना ज़्यादा है हर तरफ से, ये भी सेंचुरी भी आके कर रही है, रुशील भी आके सप्लाई बढ़ा रही है, अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में भी लोग सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो रिस्क है। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज सेगमेंट बहुत ज़्यादा परेशानी में, इनसे भी ज़्यादा परेशानी में, बिकॉज वो इतनी इजीली कॉस्ट को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता है। और ग्रीन पैनल का मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो पहले ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स थे वो तो बिल्कुल एकदम अपने एटीट्यूड में थे कि हमको जो करना है हम करेंगे, हमें जितनी सप्लाई बढ़ानी है हम बढ़ाएंगे, हमें जिस प्राइस पे बेचना है हम बेचेंगे, मतलब हम क्यों सुने आपकी। लेकिन अब पूरे जो इंडस्ट्री बॉडी है उसको अप्रोच कर रहे हैं काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स कि बात सुनो, अब थोड़ा हम देखते हैं, थोड़ा मतलब कोलैबोरेट करते हैं, देखते हैं प्राइसिंग किस हिसाब से रखनी है। तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा परेशानी है वो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में हो रही है, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं पर्सनली 1-2 क्वार्टर्स और रुकूंगा, देखूंगा सप्लाई और डिमांड में क्या इक्विलिब्रियम मैच हुआ है नहीं हुआ है, बिकॉज सप्लाई अभी बहुत ज़्यादा है और उस सेगमेंट में मुझे एक्सपोजर नहीं रखना है जहाँ पे सप्लाई डिमांड मिसमैच है। लास्ट में मैं बस आपको रुशील का गाइडेंस बता दूँ, रेवेन्यू गाइडेंस 950 करोड़ का है इस साल में। तो देखना पड़ेगा किस हिसाब से वो अचीव करते हैं या नहीं करते हैं। ऑब्वियसली Q2 में मैं दोनों कंपनीज़ के रिजल्ट्स बाकी फिर कंपेयर करूँगा किस हिसाब से रहे हैं। कोई कंपनी आपको लगता है कि बहुत अच्छा बिजनेस है जो आपको पता है और बहुत लोगों को नहीं पता है, जो आप पर्सनली ट्रैक करते हो, मुझे आप शेयर करना, मैं उसके बारे में पढ़ूंगा, एंड इफ़ पॉसिबल आई विल मेक अ वीडियो ऑन वट एवर बिजनेस दैट यू लाइक, कंसिडरिंग वो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, तो पढ़ने में भी मज़ा आता है उस बिज़नेस को। बाकी कोई डाउट्स हैं इस दोनों कंपनीज़ के बारे में तो यू गाइस कैन आस्क मी। थैंक यू।